बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला लेक्चर है आज इंशाल्लाह मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट्स समझाने के बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे और कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को कहते हैं। यानी अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताना चाहूँ तो रियल कलेक्शन ऑफ नंबर्स कलेक्टेड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी कुछ नंबर्स जो हैं वो तरतीब में लिखे जाएं और जब उनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया जाए तो उसको एक मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने इस तरह कुछ नंबर्स लिखूं स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 5 और 6, ये अगर आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नंबर्स एक तरतीब में लिखे हैं, तो इस तरतीब को इन स्क्वायर ब्रैकेट नंबर्स को इस तरतीब के साथ लिखना इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसको एक मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। आप नंबर्स जो हैं इस तरतीब में भी लिखे जा सकते हैं 1 2 3 4, या किसी और तरतीब में भी लिखे जा सकते हैं। हम बाद में इंशाल्लाह ये जो मैट्रिक्स में जो नंबर्स की तरतीब है इसकी मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, जिसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरे का क्या मतलब है? ये जो अगर वर्ड यहाँ पे आपके सामने यूज़ हो रहा है रेक्टेंगुलर अरे, ये जो वर्ड है रेक्टेंगुलर अरे, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स आपके सामने, अगर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, अगर आप देखें ये नंबर्स जो हैं इनकी अगर बाउंड्री आप देखें तो एक रेक्टेंगल शेप की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी ये नंबर्स जो हैं जिस तरतीब में लिखे हैं उसको ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। तो आई होप ये रेक्टेंगुलर अरे जो वर्ड है, जो की वर्ड है, वो आपके जहन में क्लियर हो गया होगा। तो इस जब नंबर्स को एक तरतीब में लिखते हैं और उनको इन ब्रैकेट्स में, ये इन ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। तो इस तरह इन ब्रैकेट्स में, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जब नंबर्स को हम लिखते हैं तो इसको एक मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स जो है वो एक सिंगल मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, यानी एक सिंगुलर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता है। अगर एक से ज़्यादा मैट्रिसेस हो, आपके पास मैट्रिक्स लिखे हों तो उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस, जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स लिखे हों तो इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, जो कि प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है मैट्रिक्स का। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे और अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि जी मैंने नंबर्स के बजाय मैंने रियल नंबर्स क्यों यूज़ किया। अगर आप देखें मैंने लिखा हुआ है रियल नंबर्स। देखें, अगर आप नंबर सिस्टम आपने पहले पढ़ा हो तो नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अगर आपको पता हो पाई, जो कि बहुत मशहूर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14, तो ये इसको इरैशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप के सामने रियल नंबर्स का वर्ड आए, रियल नंबर्स का, तो आप प्लीज़ ये याद रखें कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। या अगर आपने सादा कुछ याद रखना है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो याद रखें कि ये एक नंबर लाइन मैंने आपके सामने बनाई है। ये एक नंबर लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, और नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर लाइन पे आपको रैशनल नंबर्स भी मिलेंगे और इरैशनल नंबर्स भी मिलेंगे, और रियल नंबर्स जो हैं उसके अंदर रैशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, रैशनल भी इंक्लूड होते हैं और इरैशनल भी इंक्लूड होते हैं। अगर आपने बस सिंपल याद रखना है कि रियल नंबर्स किधर आपको आप देख सकते हैं या किस तरह आप उसको रिमेंबर रख सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं, तो बस ये याद रखें कि एक नंबर लाइन पे आपको जो नंबर्स नज़र आएंगे वो
उसको वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पे आपको पाई जो है 3.14, आपको नंबर लाइन पे पाई भी मिल जाएगा, आपको होल नंबर्स भी मिल जाएंगे, आपको नेचुरल नंबर्स भी मिल जाएंगे, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। और ये सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स के अंडर इंक्लूड होते हैं। तो मैं अगर आपने याद रखना है रियल नंबर्स किसको कहते हैं, तो बस याद रखें कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी रियल नंबर्स में के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन रियल नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक सादा सा मैंने आपको रियल नंबर का आइडिया दिया है, रियल नंबर्स किसको कहते हैं। तो याद रखें मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस या रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे से मुराद ये है कि नंबर्स आपने एक तरतीब में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिए। सो ये मैट्रिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक आइडिया है। मैट्रिक्स किसको कहते हैं जी, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे और अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इन ब्रैकेट्स, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो आपके सामने बनाई है। और एक मैट्रिक्स हो तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं जो आपके सामने लिखा है, और एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो उसको मैट्रिसेस कहते हैं, जो कि प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज करने के लिए। देखें आपके सामने अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है 10, 11, 12 और 13, तो इसके अंदर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इन नंबर्स को एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, जो नंबर्स उसके अंदर लिखे गए हैं तो उसको एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो देखें रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होगी, तो अगर एक इंसान अगर बेड पे लेटा सो रहा है तो वो जिस पोजीशन में लेटा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लाइन बनाई है इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जा सकता है, या अगर एक इंसान अगर बेड पे लेटा सो रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहा जाता है, यानी वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा हुआ है। तो ये लेटी हुई जो पोजीशन है इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं, जो आपके सामने मैंने ड्रॉ की और जिसको मैं येलो से हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अब वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल क्या होता है, अगर आपके पास एक मिसाल के तौर पे अलमारी है कमरे में, इस तरह की अलमारी है, ज़ाहिर बात है अलमारी इस तरह स्ट्रेट होगी, तो ये अलमारी जो है ये एक स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो इस खड़ी पोजीशन को, ये जो मैंने आपको अलमारी की एग्जांपल दी है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया है। तो अब आ जाते हैं रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। तो देखें एक मैट्रिक्स अगर मैं आपके सामने बनाऊं 1, 2, 3, 10, 11 एंड 12, ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कितनी रोज़ हैं इस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। याद रखें मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिसेस को हमेशा या मैट्रिक्स या मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने मैंने मैट्रिक्स ए बनाया है। अगर आप देखें इस मैट्रिक्स के अंदर, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर हमने रोज़ इसकी डिटरमिन करनी हो तो रोज़ जो हैं हमेशा हॉरिजॉन्टली देखी जाती हैं। रोज़ किस तरह चेक की जाती हैं, हॉरिजॉन्टली रोज़, और कॉलम्स जो हैं वो हमेशा वर्टिकली चेक किए जाते हैं। आपने बस ये बात याद रखनी है कि रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टली चेक की जाती हैं और कॉलम्स हमेशा वर्टिकली चेक किए जाते हैं। तो अगर आपके सामने ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं हॉरिजॉन्टली अगर देखूं, हॉरिजॉन्टली नंबर्स को देखूं, तो ये एक रो बनती है और ये हॉरिजॉन्टली सेकंड रो बनती है, जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं। इसी तरह अगर मैं कॉलम्स को देखना चाहूँ तो कॉलम्स को मैं वर्टिकली चेक करूँगा, तो ये फर्स्ट कॉलम है
वर्टिकली, कॉलम्स को हमेशा वर्टिकली चेक करते हैं। ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि जी इसमें कितनी रोज़ हैं और इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो याद रखें आपने हॉरिजॉन्टली रोज़ को चेक करना है और वर्टिकली कॉलम्स को चेक करना है। तो ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है। ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है। तो इस मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज़, इस मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं? 2 रोज़ हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का हम नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स हम डिटरमिन कर सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पता करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स किस तरह देख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि रोज़ जो हैं हॉरिजॉन्टली देखी जाती हैं और कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकली देखे जाते हैं। कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल देखे जाते हैं। तो अगर आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है 1 2 3 10 20 एंड 30। ये एक मैट्रिक्स बनाया है और मैं आपसे पूछता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल बी से। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ आप चेक करें। तो आपको अभी मैंने बताया कि हम हॉरिजॉन्टली रोज़ चेक करते हैं। ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है और वर्टिकली हम कॉलम्स चेक करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ये थर्ड कॉलम है। तो आप देखें कि हमने हॉरिजॉन्टली रोज़ काउंट किए हैं और वर्टिकली कॉलम्स काउंट किए हैं। तो इस मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। ठीक है, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये C1 C2 और C3 हो गए, 3 कॉलम्स हो गए। अब बात आती है कि जी ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स क्या है। और देखें, ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को एक ख़ास अंदाज में लिखा जाता है, तो उसको ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ़ अ मैट्रिक्स किस तरह लिखते हैं। तो अगर देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ हाइफन बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर मेरे पास इस मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? 2/3। तो ये जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिखा है 2/3, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है ऑफ मैट्रिक्स बी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो इस स्पेसिफिक अंदाज में जब हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को लिखते हैं तो इसको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ़ रोज़ हाइफन बाय लिखना है और फिर हाइफन नंबर ऑफ़ कॉलम्स, जिस तरह आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिखा है। तो इस तरह हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिटरमिन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है जी इक्वल मैट्रिसेस का। इक्वल मैट्रिसेस किसको कहते हैं? देखें, इक्वल मैट्रिसेस तब यूज़ होता है जब व्हेन 2 मैट्रिसेस आर गिवन। ठीक है, आर गिवन यानी इक्वल मैट्रिसेस चेक करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, 2 मैट्रिसेस होते हैं और उनको ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हैं
पहली कंडीशन ये है कि जी ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। सेकंड कंडीशन ये है कि एलिमेंट्स और एंट्रीज मस्ट बी सेम, यानी दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स या एंट्रीज जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब अगर मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊं, अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं A और इसमें मैं एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3 and 4, और मैं आपके सामने एक और मैट्रिक्स लिखता हूं B और इसमें मैं एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3 and 4, तो इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या है? 2 by 2। इस मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 by 2। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ऑर्डर इज़ द सेम, दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है। लेकिन सेकंड कंडीशन हमने चेक करनी एलिमेंट्स की। तो इसमें भी नंबर 1 है उस प्लेस पे, इस पे भी नंबर 1 है उसी सेम प्लेस पे, इसमें नंबर 2 है उसी प्लेस पे, इधर भी नंबर 2 है उधर उसी सेम प्लेस पे, इसमें नंबर 3 है और इसमें नंबर 3 है, इसमें नंबर 4 है और इसमें नंबर 4 है और उसी सेम प्लेस पे है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है ऑर्डर मस्ट बी सेम ऑफ बोथ मैट्रिसेस, दैट इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन जो है एंट्रीज और एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, वो भी सेटिस्फाई हो गई है। सो हम कहते हैं ए मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, यानी बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इसी तरह अगर मैं आपके सामने स्क्रीन पे मैट्रिक्स C बनाता हूँ और आप देखें 1 2 10 and 20 उसके मैं एलिमेंट्स रखता हूँ, तो ऑर्डर तो इसका भी 2 by 2 है, 2 by 2, ऑर्डर तो इसका भी 2 by 2 है, लेकिन ये A और मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 और 2 तो सेम है लेकिन 10 और 20 एलिमेंट जो है वो फ़र्क है। A में 3 है या C में 10 है, A में 4 है C में 20 है। सो एलिमेंट सेम नहीं है, यानी सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स C। इसी तरह मैट्रिक्स B इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स C। तो आई होप ये इक्वल मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो गिवन है उसमें मैट्रिक्स A गिवन है 2 3 -5 and 6। इसी तरह अगर आप ऑर्डर चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी है और फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालने। तो रोज़ हम इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, और कॉलम्स जो हैं हम वर्टिकली देखेंगे। तो अगर आप देखें ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई? 2 रोज़ हो गई। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए? ये फर्स्ट कॉलम है, ये वर्टिकली जो मैं निकाल रहा हूँ, और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। ये C1 है और ये C2 है। तो इसमें इस मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2 by 2। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल जो है मैट्रिक्स B गिवन है हमें। मैट्रिक्स B में 2 0 3 and 5। तो इसमें भी आप देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2 रोज़ हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर इसका भी हुआ 2 by 2। इसी तरह नेक्स्ट है C। मैट्रिक्स C गिवन है 2 और 4। इसमें आप देखें, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें रो एक ही है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली चेक करें तो आपके पास एक ही रो बनती है। लेकिन अगर आप कॉलम्स चेक करें, कॉलम्स आपने वर्टिकली, याद रखें कॉलम्स आपने वर्टिकली चेक करने होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम बनता है और ये सेकंड कॉलम बनता है।
ठीक है। तो इसमें एक ही हॉरिजॉन्टल रो है, ये रो 1 है और ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हो गया 1/2, यानी पहले हमने क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स 2 हैं और रो 1 है, तो ऑर्डर हो गया 1/2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए अब इजी हो जाएगा और किस तरह मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। तो मैट्रिक्स F हमें गिवन है, मैट्रिक्स F, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। तो अगर आप इसमें हमने चेक करना हो ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ देखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए अगर आप देखें तो एक ही रो बनती है जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए देखें तो एक ही वर्टिकल कॉलम आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स F की रो भी एक है, रो 1 कॉलम 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 1/1, क्योंकि इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। तो याद रखें कि हम पहले नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। ऑर्डर लिखने का क्या तरीका है, ऑर्डर लिखने का तरीका है नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स F में ऑर्डर, इस मैट्रिक्स F का ऑर्डर है 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए ऑर्डर फाइंड आउट करना बहुत इजी हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो याद रखें मैट्रिसेस इक्वल होने की दो कंडीशंस हैं। इक्वल मैट्रिसेस की क्या कंडीशन है, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे जब ऑर्डर इज सेम, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा एंट्रीज जो हैं यानी जो नंबर्स अंदर लिखे हुए हैं आर सेम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं किसी भी दो मैट्रिसेस के इक्वल होने की। तो आपके सामने क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप मैट्रिक्स ए को देखें। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट 3 लिखा हुआ है, यानी एंट्री एक ही है। और मैट्रिक्स सी में आप देखें, मैट्रिक्स सी को आप देखें तो सी में 5 - 2 लिखा हुआ है, यानी हम इसमें एरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो 5 - 2 अगर आप करें, 5 - 2 तो वो 3 होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स सी का जो एलिमेंट है वो भी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल्स टू सी, बिकॉज इसका ऑर्डर भी सेम है। दोनों का ऑर्डर क्या है, दोनों का ऑर्डर है 1/1 और सी का भी 1/1, और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है। तो इसलिए इस दो कंडीशन सेटिस्फाई ज़रूरी हैं इक्वल मैट्रिसेस के लिए। दूसरा, अगर आप देखें मैट्रिक्स बी की तरफ, मैट्रिक्स बी की तरफ, तो मैट्रिक्स बी में 3, मैट्रिक्स बी में एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 5। और अगर आप मैट्रिक्स आई की तरफ देखें, मैट्रिक्स आई की तरफ, तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और 3 + 2 5। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप एलिमेंट्स के अंदर अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हों तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स आई जो है तो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 और 3 + 2 5। तो अब आप देखें कि बी का भी ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर है 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, आई का ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1/2। और इनके एलिमेंट्स यानी इनकी एंट्रीज यानी इनके अंदर नंबर्स भी सेम हैं, दोनों के अंदर 3 और 5 हैं। तो इसका मतलब ये है B इज़ इक्वल्स टू आई, यानी मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स I जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह अगर आप देखें मैट्रिक्स D को चेक करते हैं, D जो है उसमें 5 और 3 है। तो हमारे पास इस वक्त और कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 5 हो और सेकंड एलिमेंट
3 हो। अगर हम मैट्रिक्स ई को चेक करें, मैट्रिक्स ई को चेक करें, 4 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद 0, 6 एंड 2। तो आप मैट्रिक्स ई को देखें और मैट्रिक्स एच को देखें। तो ई में एलिमेंट क्या है, 4, 0, 0, 6, 6, 2 एंड 2। दोनों मैट्रिसेस ई और एच का ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है, और इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर जो नंबर्स हैं वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ई इक्वल्स टू मैट्रिक्स एच। ठीक है। अब अगर हम मैट्रिक्स जी की तरफ अगर हम अपनी नज़र लगाएं, तो मैट्रिक्स जी में 3 - 1 2 है और 3 + 3 6 है। तो मैट्रिक्स जी जो है वो हमारे पास क्या है, 2 और 6। तो F को देखें, F के अंदर भी एलिमेंट्स 2 and 6 हैं और G के अंदर भी 2 and 6 है, और इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, यानी इन दोनों में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। मैट्रिक्स F, मैट्रिक्स G क्या है, 2 and 6, और मैट्रिक्स F जो है वो भी 2 and 6 है। तो इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इनमें 2 रोज़ हैं, 2 by और 1 कॉलम है, 2 by 1, और एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि G इक्वल्स टू F। ठीक है। तो इस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और कौन से मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं। अगर हम मैट्रिक्स J की तरफ देखें, तो J में आप देखें 2 + 2 क्या है, 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 is 2। तो 4 0 6 2, 4 0 6 2। तो आप देखें कि G मैट्रिक्स J, मैट्रिक्स E एंड मैट्रिक्स H 4 0 6 2, 4 0 6 2। तो आप देखें कि मैट्रिक्स E इक्वल्स टू मैट्रिक्स H इक्वल्स टू मैट्रिक्स J, यानी ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल है। उसकी वजह क्या है, इनका ऑर्डर भी सेम है 2 by 2, और इनके नंबर्स भी सेम है, इनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम है, इनके अंदर एंट्रीज भी सेम है। मैट्रिक्स J में 4 0 6 एंड 2, इसी तरह मैट्रिक्स E में भी 4 0 6 एंड 2, मैट्रिक्स H में भी 4 0 6 एंड 2। सो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स E, H एंड J आर इक्वल मैट्रिसेस, बिकॉज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑर्डर इनका सेम है और इनके अंदर एंट्रीज भी सेम है। एंट्री से मुराद है नंबर्स या एलिमेंट्स। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे पूछ रहा है कि हमने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D, A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, अगर आप देखें स्क्रीन पे तो 2 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। तो वो इस जो हमारे पास सवाल में गिवन है 2 मैट्रिसेस, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये इक्वालिटी का साइन है। ये इक्वालिटी का साइन ये हमें बता रहा है कि जी ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स बना हुआ है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के। और आपको पता है कि इक्वालिटी जब 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो इक्वालिटी की 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस ये हैं, पहली कंडीशन तो ये है कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है, यानी A प्लस वो भी इक्वल है। ठीक है, सेम से मुराद इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो A + C इक्वल है 0 के, A + 2 भी इक्वल है -7 के, C - 1 इक्वल है 3 के, और 4D - 6 इक्वल है 2D के। तो हम यही इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेके 4 इक्वेशंस लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं इस तरह हम 4 इक्वेशंस इजीली लिख सकते हैं। A + C इक्वल है 0 के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। A + 2B इक्वल है -7 के, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। C - 1 इक्वल है 3 के, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। 4D - 6 इक्वल है 2D के, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब इन चारों इक्वेशन से हमने A, B, C, D की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि
जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल यानी एक अल्फ़ाबेट, कुछ अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 चेक करें तो उसमें 2 अल्फ़ाबेट्स हैं यानी 2 वेरिएबल्स हैं। अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स से एक ही मुराद है। तो इक्वेशन 1 में a और c है, इक्वेशन 2 में a और b है, लेकिन इक्वेशन 3 और 4 में सिर्फ एक एक अल्फ़ाबेट या सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इक्वेशन 3 में c है और इक्वेशन 4 में d है। तो याद रखें कि जब जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है उसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। सो c की वैल्यू क्या हुई 3 प्लस 1 इस साइड पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो c हो गया 4 के इक्वल। ठीक है, c आ गया 4 के। अब मैं ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करूंगा तो मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन 1। तो आप अगर देखें कि मैं अब इजीली a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो मैं कहता हूं कि इक्वेशन 1 जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस c इक्वल्स टू 0, a प्लस 4 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू माइनस -4। तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, पुट इन इक्वेशन 2, a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो मैं इजीली b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। तो a की वैल्यू क्या है -4 प्लस 2b इक्वल्स टू -7। ठीक है, -7। तो हम ये -4 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, ये +4 हो जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू -7 प्लस 4, तो ये हो गया -3 2b। तो b की वैल्यू क्या हो गई -3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1.5। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई है b इक्वल्स टू -1.5। अब मैं इजीली इक्वेशन 4 से d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। तो अब मैं इस 4d को राइट हैंड साइड पे लेकर जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये -4d हो जाएगा। या इस 2d को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आता हूँ, इस 2d को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आता हूँ तो ये -2d हो जाएगा। तो 4d माइनस 2d इक्वल्स टू ये जो -6 है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, इधर लेके जाता हूँ तो ये +6 हो जाएगा। तो आप इजीली लिख सकते हैं अब 4d माइनस 2d, 2d इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, d की वैल्यू आ गई 3। सो इस तरह अगर आप देखें हमने इजीली a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और यही हमारा आंसर है। a की वैल्यू हमारे पास है -4, b की वैल्यू है -1.5, c की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 3। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा लेक्चर देखने का, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।